नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के हमारे इस सफर में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। हम पहुंच चुके हैं इस सफर में 10वें चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ज्योतिष और अकाल मृत्यु। जी हाँ, ये टॉपिक सुनने में जितना गंभीर लग रहा है, इस पर कही हुई बात भी उतनी गंभीर है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा गौर से सुने और बिना कोई भूमिका बांधे आइए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या लिखा है विपुल जोशी जी ने। वो लिखते हैं, इस विषय पर मैं एक लंबे वक्त से लिखने का मन था इस विषय पर मेरा एक लंबे वक्त से लिखने का मन था, मगर मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे मुद्दों पर कम या ना ही लिखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि जाने अनजाने में भी इस तरह के नकारात्मक शब्द किसी को भी लिखने, बोलने या सोचने नहीं चाहिए। ज्योतिष में ज्यादातर लोग आत्महत्या के लिए कमजोर चंद्रमा को दोषी मानते हैं। उनका तर्क होता है कि कमजोर मनस्थिति वाला ही ऐसे कदम उठाता है। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता। सोचिए, जो व्यक्ति इतनी कमजोर मनस्थिति वाला है कि सकारात्मक नहीं सोच पा रहा, क्या वह व्यक्ति आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाएगा? मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी घटना के घटित होने का जिम्मेदार एक ग्रह नहीं होता। एक ग्रह के आधार पर फलादेश करने वाला या तो स्वयं मूर्ख है या सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है। आपने देखा होगा, आत्महत्याओं के मामले में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे होते हैं या अच्छा कर चुके होते हैं या संपन्न घरों से होते हैं, क्योंकि जो कमजोर है, गरीब है, उसके जीवन में तो इतनी उलझने हैं कि उसके पास समय ही नहीं कि इस सब के बारे में सोचे या ऐसा कोई कदम उठाए। बहुत से लोगों में यह भ्रांति है कि चंद्रमा आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए बहुत आम धारणा बनी हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि 9 के 9 ग्रह इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए कुछ काल्पनिक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य से शुरू करते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी है जो घूस लेते पकड़ा गया, या कहीं किसी छुटभैया नेता ने उसे थप्पड़ लगा दिया। सोचिए, क्या इसमें चंद्रमा का प्रत्यक्ष रूप से लेना देना है? लेकिन कई बार ऐसे मामलों में लोग आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। अब मंगल का उदाहरण देखिए। एक खिलाड़ी है जो लगातार तरक्की कर रहा है, इस वजह से घर परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा या और आगे बढ़ने के लिए नशा करने लगा। नशे की लत लग गई, इस वजह से करियर ग्राफ गिरने लगा। लोगों की नजरों में भी पहले से इज्जत नहीं रही, और अगर वो कोई आत्मघाती कदम उठा भी ले तो चंद्रमा इसमें भी सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं होगा। अब बृहस्पति का ही उदाहरण देख लेते हैं। एक शहर के इज्जतदार अध्यापक हैं जिनकी शहर में बहुत इज्जत है। बड़े से बड़ा व्यक्ति उन्हें झुककर प्रणाम करता है। अगर किसी बच्चे ने उन पर फीस चोरी जैसा छोटा सा भी इल्जाम लगा दिया, या उन पर किसी ने सरकारी योजना के पैसे में गबन का इल्जाम लगा दिया, या उनकी संतान ने ही उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली, मेरे हिसाब से सबको अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है, मगर जिससे उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, तो क्या यह संभव नहीं कि वो कोई आत्मघाती कदम उठा लें? और इसमें भी चंद्रमा सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है। शायद ऐसे कई मामले आपने अपने आसपास देखे होंगे। तो ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो किसी भी घटना का ऊपर ऊपर से अध्ययन ना करें, बल्कि उसकी जड़ में जाने की कोशिश करें। देखें उस जड़ को पानी कहां से कैसे मिल रहा है। तो विपुल जी ने लिखा है ज्योतिष और अकाल मृत्यु के बारे में चैप्टर। बिना इस विषय में कुछ अधिक जोड़े, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इसके साथ अकेला छोड़ के जाऊं, ताकि आप इस ख्याल को जज्ब कर सकें और अपने मन में सवालों के नए अंकुरों को फूटने का समय दे सकें, क्योंकि इसके बाद जो आपको इससे जुड़े हुए जवाब मिलेंगे वही आपकी ज्योतिष यात्रा में और सार्थक साबित होंगे। आप चीजों को सिर्फ एक पहलू से देखने के बजाय एक ये पैमाना बना लें जीवन में कि आप उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे, और वही ज्योतिष की शुरुआत होगी, और वहीं से आपका ज्योतिष में रुझान भी बढ़ेगा। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस चैप्टर ने मेरे पर जो प्रभाव छोड़ा था, मैं चाहता हूं ये आप पर भी छोड़े। और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।